नमस्कार। उत्तर भारत के कई इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ से हालात खराब हैं। जहां पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वहीं मैदानी इलाकों में जल जमाव और ट्रैफिक जैम से लोग परेशान हो रहे हैं। हिमाचल के सिरमौर में पहाड़ टूटने से नेशनल हाईवे का एक हिस्सा खाई में जा गिरा। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बारिश के चलते एक दीवार ढह गई। दीवार ढहने से वहां मौजूद करीब आधा दर्जन गाड़ियों के ऊपर टीन का जो शेड होता है वो गिर पड़ा। दार्जिलिंग में भी लैंडस्लाइड से तबाही की खबर है। भारी बारिश के चलते पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिरे। हादसे में 8 मजदूर बह गए, 3 को बचा लिया गया और 5 की तलाश जारी है। कोलकाता में भी लगातार हुई बारिश के बाद से कई इलाकों में जल जमाव देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरह से लोगों के घुटनों तक पानी है, दुकानें भी पानी में डूबी हुई हैं। तो एक बार फिर से एक बड़ी तस्वीर में आपको हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में भयानक भूस्खलन जो हुआ है उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। भूस्खलन के चलते पहाड़ में दरार पड़ गई और पूरा पहाड़ खाई में जा गिरा और इस भूस्खलन में भी नेशनल हाईवे 707 का एक हिस्सा भी पलक झपकते ही गायब हो गया और सैकड़ों लोग रास्ते में फंस गए। वहां अभी भी जाम लगा हुआ है। पौंटा साहिब को ये रोड जाती है। रोड खुल गया, पूरा खुल गया, टूट गया रोड पूरा। बस रोड और दूसरी तरफ लगभग समूचे उत्तर भारत में बारिश की मार पड़ रही है। तमाम नदियां उफान पर हैं। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर भी काफी बढ़ा हुआ है। बनारस के कई घाट पानी में डूब गए हैं। गंगा किनारे स्थित प्रसिद्ध रत्नेश्वर मंदिर भी पानी में एक तरह से डूब गया। उधर दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। खतरे का निशान 205.33 मीटर है और आज 11 बजे ही यमुना का जलस्तर इसे पार कर गया। दोपहर 2 बजे तो जलस्तर 205.44 मीटर पहुंच गया था और इस इलाके के आसपास रह रहे लोगों को चेतावनी जारी कर दी गई है। उधर पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ से हाल बुरा है। ये तस्वीरें पश्चिमी मिदनापुर और दुर्गापुर की हैं। दुर्गापुर में तो एक पुल भी बाढ़ में डूब गया। दुर्गापुर में भारी बारिश के चलते नदी उफान पर है। और अब खबर है राजस्थान से। राजस्थान के श्रीगंगानगर में किसानों ने बीजेपी के नेता कैलाश मेघवाल के कपड़े फाड़ दिए हैं और उनके साथ जमकर मारपीट भी की है। बीजेपी नेता कैलाश मेघवाल कलेक्ट्रेट परिसर में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तभी नाराज किसान वहां पहुंचे और जमकर हंगामा हुआ। पुलिस ने भी किसानों पर लाठीचार्ज किया, जिसमें कई किसान घायल हो गए बताए गए। घटना के बाद से श्रीगंगानगर में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और चप्पे चप्पे पर अब पुलिस को तैनात कर दिया गया है। तो संसद के दोनों सदनों में लगातार 9वें दिन पेगासस जासूसी कांड और कृषि कानूनों पर हंगामा हुआ है और कार्रवाई नहीं चल पाई है। विपक्ष लगातार जासूसी कांड की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग कर रहा है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री ने आज कहा है कि विपक्ष बिना वजह नॉन इशू को इशू बना रहा है। संसद के दोनों सदनों में शुक्रवार को भी कार्रवाई नहीं चल पाई। लगातार 9वें दिन विपक्ष पेगासस जासूसी और नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन करता रहा। Some members are whistling in the house, सीटी बजा रहे। Some people are taking placards and going and standing in front of the minister. All these things, we are taking the house to a new low. राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एनडीटीवी से कहा, पहले कई बार नियम 267 के तहत चर्चा होती रही है। 4 अगस्त 2010 को महंगाई दर पर चर्चा हुई, फिर 7 दिसंबर 2012 को खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश पर चर्चा हुई।
22 अप्रैल 2013 को किसानों की आत्महत्या के मसले पर चर्चा हुई। 23 अप्रैल 2015 को कृषि संकट पर चर्चा हुई। 10 अगस्त 2016 को कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा हुई और 16 नवंबर 2016 को नोटबंदी पर चर्चा हुई। देखो, एक गतिरोध तोड़ना है तो सरकार आगे आना चाहिए। हर बात को यह नहीं कह सकती कि सदन अपोजिशन चलने नहीं दे रहा। अरे आपका काम होता है, आपका कर्तव्य होता है कि इसको कैसा सुलझाए, तो सुलझाने के लिए तैयार नहीं है। हम यही कह रहे हैं कि पेगासस इशू फर्स्ट हमने लिया है, सभी पार्टियों ने मिलकर एकजुट होकर दिया है। उसको चर्चा शुरू करो, रिप्लाई दो और उसमें होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंट रहो और उत्तर तो होम मिनिस्टर देने दो। अनेक विषयों को लेकर विपक्ष हो हल्ला करता रहता है। भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि जो उपयुक्त विषय हैं, चाहे वो किसान का हो चाहे वो अन्य विषय हो, उन पर भारत सरकार चर्चा करने के लिए हमेशा तैयार है। टकराव की ये तस्वीर लोकसभा में भी दिखाई दी, जहां स्पीकर की कोशिशों के बावजूद सदन नहीं चल सका। मानसून सेशन के सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव में धुल जाने की संभावना बढ़ गई है। लोकसभा स्पीकर की खड़ी खोटी सुनाने के बाद भी विपक्ष पेगासस जासूसी मामले को लेकर प्रधानमंत्री या गृह मंत्री के सफाई से कम पर मानने को तैयार नहीं है। वहीं सरकार ने अब तक इसको लेकर कोई संकेत नहीं दिए हैं। आज जो है जो कोरोना महामारी है उसके ऊपर 193 में चर्चा होनी थी, लेकिन उसको भी जो है गतिरोध के चलते नहीं होने दिया गया और ये जो है वो स्थगित करनी पड़ी। तो मुझे लगता है कि ये इस तरह की जो है ओछी राजनीति से बाहर जाना चाहिए। सर, सदन नहीं चल रहा है, सरकार आरोप लगा रहे, क्यों? जो डिस्कशन हम लोग मांग रहे, अपोजिशन मांग रहे, उसको डिस्कस क्यों नहीं कर रहे? सरकार उसको अगर ध्यान दे, अगर सदन चलाना चाहते तो डिस्कशन दे दे। संसद के मॉनसून सत्र का लगभग आधा हिस्सा निकल चुका है, लेकिन पेगासस स्पाईवेयर फोन हैक विवाद और नए कृषि कानूनों को वापस लेने की विपक्ष की मांग की वजह से संसद में गतिरोध अब भी बना हुआ है। ऐसे में अगले हफ्ते अगर सरकार ने इस गतिरोध को तोड़ने के लिए कोई नई पहल नहीं की तो पूरे मॉनसून सेशन के हंगामे के भेंट चढ़ने का खतरा और बढ़ जाएगा। संसद भवन से राजीव रंजन और शशिकांत झा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। सीबीएसई बोर्ड ने 12वीं कक्षा के नतीजे आज घोषित कर दिए। इस साल 99.37% बच्चे पास हुए हैं। कोरोना वायरस के चलते इस साल परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी, जिसके बाद सीबीएसई ने एक विशेष फॉर्मूले के तहत मूल्यांकन किया और नतीजे घोषित किए। शुक्रवार सुबह सीबीएसई ने बड़े फिल्मी अंदाज में घोषणा की कि आज 12वीं के नतीजे घोषित किए जाएंगे। इसके बाद बच्चों में उत्साह और उत्सुकता दोनों नजर आए। सीबीएसई ने एक विशेष फॉर्मूले के तहत मूल्यांकन कर नतीजे घोषित किए हैं। मूल्यांकन के लिए सीबीएसई ने 40% प्लस 30% प्लस 30% का एक फॉर्मूला तैयार किया था। 40% वेटेज 12वीं कक्षा के यूनिट टेस्ट, मिड टर्म परीक्षा, प्री बोर्ड एग्जाम को मिले अंकों को दिया गया। 30% वेटेज 11वीं कक्षा के फाइनल एग्जाम के नंबरों को दिया गया और 10वीं कक्षा के 5 विषयों में से 3 विषय जिनमें बेहतर अंक हैं, उनका वेटेज 30% रखा गया। इस साल भी लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया। 12वीं की परीक्षा में 99.37% छात्र सफल हुए। 99.67% लड़कियां और 99.13% लड़के। केंद्रीय विद्यालय के 100% छात्र पास हुए। 10% छात्रों ने 90% से अधिक और 5.37 छात्रों ने 95% से अधिक अंक प्राप्त किए। लेकिन ज्यादातर छात्र मूल्यांकन से संतुष्ट नजर नहीं आए। जो उम्मीदें थी उसके हिसाब से तो रिजल्ट हमारा खराब रहा है, क्योंकि ज्यादा के लिए कहेंगे नहीं, हमारी 80+ की उम्मीदें थी, तो उस हिसाब से हमारा रिजल्ट आया नहीं है। I got my results today and... मैंने इससे बेहतर की उम्मीद की थी। अच्छा होता अगर सीबीएसई ऑनलाइन परीक्षाएं कराता। If CBSE would have taken the exams offline or online. वहीं शिक्षक संतुष्ट नजर आए। ऐसा रिजल्ट ना कभी पहले आएगा और हम ऐसा चाहेंगे कि इस तरह का रिजल्ट कभी ना ही आए भविष्य में, तो सभी के लिए अच्छा होगा। सभी ने बहुत मेहनत की। एजुकेशन फ्रेटर्निटी के लिए एक सैल्यूट करना चाहेंगे, जिन्होंने बहुत ही कम समय में इस रिजल्ट को तैयार करने में एक पूरे चैलेंज की तरह से उसको लिया और वो रिजल्ट आज हमारे सामने है। जहां तक इसकी क्रेडिबिलिटी का सवाल है, मैं कहूंगी कि यह रिजल्ट
जो स्कीम ऑफ असेसमेंट था वो काफी रिलायबल, अनबायस्ड था, ट्रांसपेरेंट था और वैलिड भी बहुत था। जो भी पढ़ाई बच्चों की हुई वो ऑनलाइन माध्यम से ही हुई और जो परीक्षाएं भी हुई वो भी ऑनलाइन माध्यम से ही करानी पड़ी, जिसमें काफी चैलेंज था। जो बच्चे मूल्यांकन से संतुष्ट नहीं होंगे उन्हें अगस्त में परीक्षाएं देने का अवसर दिया जाएगा। कुछ बच्चे नतीजों से संतुष्ट भी हैं और कुछ असंतुष्ट भी, लेकिन इस बार का दौर बेहद अलग था। कोरोना की लहर थी, सैकड़ों शिक्षकों की मौत हुई कोरोना से, सैकड़ों बच्चे भी अनाथ हो गए। यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने फैसला लिया कि परीक्षाएं नहीं कराई जाएंगी। प्रधानमंत्री ने असंतुष्ट बच्चों को यही सलाह दी है कि इस पूरी प्रक्रिया से सीखें और आगे बढ़ें। नई दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और खबरों में आगे, लवलीना और सिंधु ने ओलंपिक में किया कमाल। भारत की बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु टोक्यो ओलंपिक में मेडल से सिर्फ एक कदम दूरी पर हैं। क्वार्टर फाइनल में कांटे की टक्कर में जीत के बाद उन्होंने सेमीफाइनल में जगह बनाई है। पीवी सिंधु ने जापान की अकाने यामागुची को 21-13, 22-20 से हराया। पहला सेट आसानी से जीतने के बाद सिंधु ने दूसरे सेट में भी बढ़त बनाई, लेकिन यामागुची ने लगातार पॉइंट्स लेकर सिंधु को दबाव में डाल दिया। हालांकि फिर सिंधु ने लगातार 4 पॉइंट्स लेकर मैच अपने नाम कर लिया। उधर टोक्यो ओलंपिक में भारत का एक और मेडल पक्का हो गया है। मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने क्वार्टर फाइनल में पूर्व वर्ल्ड चैंपियन नियेन चेनचेन को मात देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। असम की 23 साल की मुक्केबाज लवलीना ने 4-1 से जीत दर्ज की। लवलीना बोरगोहेन का मुकाबला अब सेमीफाइनल में मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन बुसनेज सुरमेनेली से होगा। लवलीना बोरगोहेन की जीत के बाद असम के गोलाघाट में भी जश्न का माहौल है। एनडीटीवी से बात करते हुए लवलीना ने कहा है कि उनकी नजर सिर्फ गोल्ड मेडल पर है। इसमें ही मुझे नहीं रुकना है, ब्रॉन्ज में ही नहीं रुकना है, मुझे गोल्ड तक जाना है। कोई भी चीज करने से ही अच्छा होगा ऐसा नहीं है। मुझे खुद के ऊपर इतना विश्वास रखना है कि कुछ भी हो जाए, चाहे मेरा हाथ ही टूट क्यों ना जाए, मुझे खेलना ही है, मुझे जीतना ही है और बस मुझे कोई भी हिला नहीं पाएंगे। बस मैं इतना ही सोचा था।